ऐसा क्या कि मीडिया उन केसों को नहीं दिखाती सर जो वास्तव में इस दुनिया को दिखाना चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय हीरो? नायक का मतलब क्या होता है? क्यों एक आम आदमी अपने हाथ में वेपन पकड़ाता है, किसी देश के खिलाफ हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा कहता है कि कोई XYZ खान, तीसरे बच्चे को मैं एक पूछा तो उसने कहा पुष्पा। आई वॉज शॉक्ड और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये लोग लिखे पढ़े या सराहना करें। तो ऐसा क्या कि आईआरएस कमीशन होते हुए भी आप एनआईए के अंदर गए? तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं पक्षपात करूं। शो मी योर फेस, शो मी योर बुक, तो फिर मैं वर्दी पहनने के काबिल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि इतनी पावरफुल चीज़ है सर, किसी देश की इकोनॉमी छोड़ दो, गवर्नमेंट को गिरा सकती है, आने वाली जनरेशन को खत्म कर सकती है। एक तौर पे ऐसा हो जाता है कि पूरी मीडिया आपके मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, एंटरटेनमेंट था मेरे लिए। इतना सीक्रेट ऑपरेशन था, ये इतनी जल्दी मीडिया में कैसे आउट हो गया सर? जितनी हिम्मत है आ जाओ, यहीं खड़ा हूँ, यहीं बैठा हूँ। और आपको सिर्फ ये बोला जाए कि आपको एक ही आदमी को शूट करना है, तो आपकी नज़र में आप किस आदमी को पहले शूट करोगे सर? तो लाइफ में एंटरटेनमेंट भी कुछ होना चाहिए ना, तो इन जोकर्स को देख के एंटरटेनमेंट लगता है मुझे। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्यों ना यार एक शूट आउट करके इनको खत्म किया जाए सर? हीरो का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। कि आप किसी कवर के लिए काम कर रहे थे किसी में सर? तो लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। मैं मेरे राष्ट्र को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि इस चीज़ को कैसा रोका जाए। लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे एक ऐसे गेस्ट जिनका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड तो घबराते ही है यार, बॉलीवुड की भी नींदें उड़ जाती हैं, जिन्होंने इस देश की पावरफुल एजेंसी एनआईए, एनसीबी, एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स और भी कई पावरफुल एजेंसियों के साथ काम किया, जिन्होंने हज़ारों केजी ड्रग्स पकड़े, गोल्ड पकड़ा, लेकिन फिर भी उनका नाम कुछ एक बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। और कितना मुश्किल है इस देश में किसी पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ डाल के ऐसे लोगों के खिलाफ काम करना जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कुछ करप्ट पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन हो। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट समीर वानखड़े सर, थैंक यू सर, आप आए। बिल्कुल सर। वंदे मातरम। सर तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के होंगे जो लोग पूछना चाहते हैं, जिनके मेरे पास मेल आए। सिर्फ एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन होगा जो मैं सर से पूछूंगा। तो सबसे पहले सर कि मतलब एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिन्होंने हज़ारों केजी ड्रग्स पकड़ा, गोल्ड पकड़ा, बहुत सारी पावरफुल एजेंसीज के साथ रहे, लेकिन अगर इससे पहले मतलब देश की जनता जानना चाहती है यार समीर वानखड़े सर हैं क्या एक ऑफिसर के अलावा, सर इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? लकी, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है 1979। मेरे जो पिताजी है वो वाशिम, हमारा एक ज़िला है, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, तो वहाँ से मेरे पिताजी हेल करते हैं। तो वो मुंबई में यहाँ पर कार्यरत थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे। मेरी मदर है वो हरियाणा से है, मूर्थल एक गांव है, तो वहाँ से। और मेरे माताजी और पिताजी का इंटरकास्ट मैरिज हुआ था। तो मूल से ही जन्म जैसा मुंबई में हुआ, स्टडी भी यहाँ पर हुआ। उसके बाद में फिर लॉ की डिग्री भी हासिल की है, लॉ ग्रेजुएट हूँ। लेकिन बचपन से ही एक तो आर्मी में जाना था या फिर पुलिस में जाना था, सिविल सर्विसेज में जाना था। तो 12th स्टैंडर्ड 10th 12th के बाद ही फिर सिविल सर्विसेज की तरफ सीरियसली रुझान था और पढ़ाई भी उस तरीके से स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन होने के बाद में, और मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है एंड वो भी एक लॉयर है। उसके बाद में ग्रेजुएशन या पढ़ाई करने के बाद में फिर सबसे पहले सर्विस लगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 3 साल वहाँ पर, 2-2.5 साल वहाँ पर कार्यरत था एंटी नक्सलाइट वर्क में। उसके बाद में फिर लगा कि सिविल सर्विसेज ही देना चाहिए। 2007 में फिर सिविल सर्विसेज क्रैक किया, महाकाल भगवान की कृपा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया यूपीएससी। 2008 से 10 ट्रेनिंग और 2010 से फिर बाद में ये जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई दिस एयर इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई एयरपोर्ट। तो सर जितना भी मतलब मैंने जाना या आपके बारे में जो भी रिसर्च किया, आपने बहुत काम किए, शायद हज़ारों केजी ड्रग्स पकड़ा, गोल्ड पकड़ा, लेकिन ऐसा क्यों सर कि मीडिया कुछ एक एक्टर्स के साथ नाम जोड़ देती है? लोग ये नहीं बताते यार कि हज़ारों केजी ड्रग्स पकड़ा दिया देश का, लेकिन कुछ बोलते हैं यार एक एक्टर को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, उस पर इतनी करेंसी मिली। ऐसा क्या कि मीडिया उन केसों को नहीं दिखाती सर जो वास्तव में इस दुनिया को दिखाना चाहिए? लकी, मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो दायित्व है और मेरी जो आंसरेबिलिटी है, वो सिर्फ राष्ट्र के प्रति है, मेरी स्वर्गवासी माँ के प्रति है। बाकी का ना मैं कोई बॉदर करता हूँ कौन क्या लिखता है, कौन क्या बोलता है, मुझे कुछ किससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राष्ट्र के प्रति है, सैलरीड एम्प्लॉयड और राष्ट्र के प्रति प्रेम है। तो जो कुछ भी कोई लिखे, कोई बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर गॉसिपिंग में कहूँगा, मीडिया जो कुछ भी मसालेदार न्यूज़ चलती है, तो वो फेस वैल्यू पे चलती है।
तो किसको कोई लेना देना नहीं होता है। कोई एक गैंगस्टर को आपने पकड़ा या कोई गैंग एलिमिनेट किया या फिर कोई रिकवरी किया आपने, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये लोग लिखे पढ़े या सराहना करें। जैसा मैंने आपसे कहा है, काम करता हूँ, राष्ट्र से प्रेम है, अपने राष्ट्र के लिए करता हूँ और सैलरी मिलती है उसके लिए काम करता हूँ, और ये मेरी नहीं, मैं नहीं, बाकी के सब अधिकारी से ये एक्सपेक्टेड है। तो आई डोंट बॉदर वॉट एवर पीपल राइट एंड वॉट एवर पीपल से। लेकिन सर मैंने देखा कि जितने भी एनआई के अंदर जो भी रहते हैं या तो आईपीएस वगैरह कैडर से रहते हैं, मैंने बहुत कम देखा है। मैं बहुत रिसर्च कर रहा था जस्ट आपके आने से पहले ही, मेरा दोस्त एनआई में डेपुटेशन है अभी, मैं उसको भी कॉल कर रहा था यार। मैंने कहा यार एक बात ये बताओ कि कोई आईआरएस कमीशन के और भी कोई एनआई में डेपुटेशन आए, तो मुझे ऐसा नहीं मिला सर। तो ऐसा क्या कि आईआरएस कमीशन होते हुए भी आप एनआई के अंदर गए, और कितना मुश्किल था सर? देखिए, मैं जब सिविल सर्विसेज में मैंने ज्वाइन किया तो पहले से ही, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंटेलिजेंस में काम कर चुका था, तो मुझे जो ज़्यादा मेरा रुझान था वो सीरियस क्राइम की तरफ था बेसिकली। तो जैसे ही ज्वाइन भी किया, और सिविल सर्विसेज में मेरे ऑप्शन पुलिस, आईपीएस था, आईआरएस अभी जो हूँ मैं वो था, दिल्ली पुलिस एसीपी डैनिप जिसे कहते हैं, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। तो मेरे 4 ही ऑप्शन थे। मुझे कभी आईएएस भी नहीं बनना था, ना कभी आईएफएस बनना था या कोई दूसरे सर्विस में, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं। तो सीरियस क्राइम में इंटरेस्ट था, एडवेंचर भी करना था, जो फॉर दैट रीज़न मैंने सेकंड सर्विसेज मेरा ऑप्शन चुना। तो आईआरएस आने के बाद भी जैसा मैंने ज़्यादा टाइम डेपुटेशन पे ही चुना है, हार्डकोर क्राइम, एंटी टेररिज्म, एंटी नक्सलिज्म, एनडीपीएस ऑपरेशंस, ये सब मैंने काम किया है मेरी लाइफ में, और मुझे एंजॉय भी होता है वो चीज़ के, लाइकिंग भी है वो सर्विसेज के लिए। सर देखो, एनआई में रहने के बाद बहुत सारे ऐसे एज ए मिलिटेंट, एज ए टेररिस्ट के साथ आप मिले होंगे चीज़ें, तो क्या एक आम आदमी में और एक मिलिटेंट में, एक टेररिस्ट में आपको क्या फ़र्क आया सर? क्यों एक आम आदमी अपने हाथ में वेपन पकड़ाता है, किसी देश के खिलाफ हो जाता है? जब भी आप उसे इंट्रोगेट करते होंगे आपको कुछ तो नज़र आता होगा सर, क्यों चेंज हो गया ये आदमी इतना? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन जस्ट अवेयरनेस के लिए आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस दौरान, इफ़ यू रिमेंबर, इस्लामिक स्टेट आईएस काफ़ी चरम पे था बेसिकली, अबू बकर अल बगदादी। तो जब ज्वाइन किया तो काफ़ी स्लीपर मॉड्यूल्स थे, काफ़ी लोगों को इलीगल तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश चल रही थी उनके प्लेटफॉर्म पे। मैंने ये देखा कि ये जो लोग होते हैं जो मोटिवेट होते हैं या फिर जो इनकी तरफ सिंपैथी रखते हैं, दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल। उनका जो जज्बा होता है रिलीजन की तरफ या फिर ये आइडियोलॉजी की तरफ, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होता है। वो लेफ़्ट राइट देखते नहीं है, और कुछ रिलीजियस टेक्स्ट भी होती है, तो उनकी जो थिंकिंग होती है डजंट गो बियॉन्ड द रिलीजियस टेक्स्ट। और ये लोग आप देखेंगे, कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, काफ़ी वेल रेड भी होते हैं इनमें, एंड दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, तो और उनके लिए भी बेसिकली अगर देखा जाएगा तो नेशनलिज्म या फिर ये सब कंसेप्ट एलियन होता है। उनके लिए सिर्फ उनकी ग्रंथ जो होती है, जो बुक्स होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है, और उनके लिए उनकी पब्लिक और उनकी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए फिर कभी सीरिया चले जाए, कभी इराक चले जाए, तो फिर ये सब फ्रंटियर्स उनके लिए मायने नहीं होते। नेशनलिज्म, राष्ट्र, देश, ऑल दोस थिंग, ये एलियन कंसेप्ट है उनके लिए। सर जैसे आप एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के अंदर भी रहे, बहुत सारे मतलब वहाँ से बहुत बड़े बड़े देश के वीआईपीज़ आते हैं चीज़ें, आपने कई बार बहुत सारे लोगों को पकड़ा सर। मैंने जस्ट पकड़ा, बताया आपको कि आपने हज़ारों केजी ड्रग्स पकड़ा, गोल्ड पकड़ा, लेकिन चंद जैसे कोई भी एक जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, इनको पकड़ने पर तो कैसे, मतलब कि कौन मीडिया को बात बताता है सर? ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं मानता कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी बात को आउट करता होगा, लेकिन कोई ना कोई तो मीडिया तक ये बात पहुँचाता होगा सर। देखिए, आपके सवाल का मैं 2 जवाब देना चाहूँगा। हम लोग जब भी कार्यरत होते हैं, आप भी कार्यरत थे, एंड यू हैव आल्सो डन वेरी वंडरफुल जॉब। हम लोग जब कार्यरत होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक तो संविधान बुक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, और सेकेंडली जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, जैसा कि कस्टम में हो तो कस्टम एक्ट होता है, एनसीबी में रहा तो एनडीपीएस एक्ट होता है, डीआरआई में हो तो कस्टम एक्ट, एनडीपीएस, ये सब होता है। तो वहाँ की बुक, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेरे लिए और हमारे लिए चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए या फिर मीडिया या वॉट एवर इट इज़, उनके लिए ये वीआईपी सेलिब्रिटीज़ होंगे। हमारे लिए कुछ नहीं होता, चेहरा मायने नहीं रखता, कार्य मायने रखता है, और इलीगल एक्टिविटी जो होती है वो मायने रखता है। और मैं जब वर्दी पहनता हूँ या फिर हम लोग अशोक स्तंभ कंधे पे पहनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं पक्षपात करूँ, शो मी योर फेस, शो मी योर बुक, तो फिर मैं वो वर्दी पहनने के काबिल नहीं हूँ, या फिर उसके आई एम नॉट वर्दी ऑफ वेयरिंग दैट और कैरिंग दैट अशोक स्तंभ ऑन माई शोल्डर्स। तो ये मीडिया को कौन बोलते हैं, सब बहुत छोटी बात है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। कोई लोग होंगे जो एयरपोर्ट पे कार्यरत होंगे, कोई वर्कर्स होंगे या फिर
बाहर उनके जो लोग रिसीव करने आते होंगे, तो वो ही बात करते होंगे, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मीडिया क्या लिखे, क्या न्यूज़ पे फ्लैशिंग हो, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो केस सामने बुक हुआ है, आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट कि उसको कैसा एक लीगल तौर पे अंजाम दिया जाए। सर जैसे अगर हम ड्रग को लें, अब एनसीबी में रहे, लेकिन जितना भी अगर ड्रग्स के बारे में मैं भी जानूँ तो मैं कहता हूँ कि इतनी पावरफुल चीज़ है सर, किसी देश की इकोनॉमी छोड़ दो, गवर्नमेंट को गिरा सकती है, आने वाली जनरेशन को ख़त्म कर सकती है। आज हर जगह छोटे छोटे बच्चे सर ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, तो इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है सर। देखो हमारी एजेंसी तो बहुत पावरफुल है, दुनिया के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, फिर भी हम इसे क्यों नहीं ख़त्म कर पाते हैं सर? देखिए लकी, इसको समझना पड़ेगा। जो इसमें अट्रैक्शन होता है, ये मॉनेटरी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में और इलिसिट मार्केट वैल्यू में जब सेल होता है तो उसमें काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग हज़ारों में होता है, लेकिन सेलिंग उसका करोड़ों में होता है इलीगल वे में। तो ये जो चार्म है, इलीगल चार्म है, ये जो गंदे पैसे का चार्म है, ये बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव होता है। सेकेंडली, ड्रग्स रैकेट जो है, इट्स इन बिलियन ऑफ डॉलर्स। यू नो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में 90s में देखेंगे कि सरकारें बनती थी, बिल्कुल। यू नो, नार्को टेररिज्म जो शब्द आया है, उसके बाद में हमने पंजाब देखा है कि पंजाब में ये किस तरीके से जहर की तरह ये फैला हुआ है। पैसे ज़्यादा होने के कारण, और ये जो लोग हैं, ये जो नार्को वाले लोग हैं, ये समाज में बहुत पैसे होता है इनके पास में, तो ये सामाजिक तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉनिटरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इनको फाइट करना एक अधिकारी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैंने खुद झेला है कि इनको फाइट करने पे आपके पीछे यू नो कंप्लेंट्स करते हैं, आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, कंप्लेंट्स करके बहुत सारी एजेंसीज आपके पीछे छोड़ते हैं, मीडिया अटैक होता है आप पे। एक तौर पे ऐसा हो जाता है कि पूरी मीडिया आपके मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं, एंटरटेनमेंट था मेरे लिए वो। सर्कस, एक जंगल की सर्कस की तरह मेरे लिए था वो। उसके बाद में यू नो देर आर सम पॉलिटिकल थिंग ऑल्सो, जो पॉलिटिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, हर दिन आपके पर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर यू नो आई फेल्ट दैट कि कितना स्ट्रॉन्ग लॉबी है ये। बहरहाल मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं उससे, लेकिन बाकी के अधिकारी भी सोचते होंगे अरे वो तो लड़ लिया, हम लोग क्या करेंगे इसमें। दूसरी बात ये भी ऐसी होती है कि बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स इलीगली अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी बनते हैं, जो यहाँ से बन के बाहर जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो बाहर से बन के यहाँ पर आते हैं, जैसे कि कोकेन फॉरेन से आता है, हीरोइन अफगानिस्तान से आता है, LSD यूरोपियन कंट्रीज से आता है, हाइड्रोपोनिक वीड भी नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ या फिर बाकी की यूरोपियन कुछ कंट्री से आता है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो यहाँ पर भी बनते हैं, मेटाम्फेटामाइन, प्रीकर्सर जैसे एफेड्रिन, गांजा तो सबको पता है, चरस हिमाचल प्रदेश, पार्वती वैली सबको पता है, तो कुछ भारत में भी बनते। तो ये बहुत बड़ा एक नेक्सस होता है यू नो। तो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है, हमारी इंडियन नेवी काम कर रही है, कोस्ट गार्ड काम कर रही है, DRI अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सीजर्स भी हो रहे हैं, तो जारी है। और बाकी का मैं ये भी आपसे ये शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के लिए, अवेयरनेस के लिए, अगर अकेले ही इम्प्लीमेंटेशन करते रहे लॉ इन्फोर्समेंट का और अवेयरनेस नहीं रहा तो कभी भी रुक नहीं सकता। इम्प्लीमेंटेशन प्लस अवेयरनेस, ये दोनों साथ में चलना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू हो के, एक कॉम्प्रिहेंसिव यू नो स्कीम के बावजूद करेंगे तभी ये चीज़ें रुक सकती है। सर क्या है कि जो भी मेरे सोर्सेज थे, मैंने कुछ अपने सोर्सेज से पता किया, उसमें कितना सही है कितना नहीं वो नहीं पता मुझे, अगर मैं बॉलीवुड को ज़्यादा टच नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं एक छोटे से केस पर पूछूँ आपसे कि आर्यन को उठाया जाता है सर, और चलो मैं भी यही बोल रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, हमने जीवन में कभी किसी आदमी को, इनोसेंट आदमी को टच नहीं किया सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्शन रहा ही है। कभी कोई आदमी बोलता है यार कि मैं बिल्कुल इनोसेंट था, मुझे वैसे ही उठा लिया, मैं दुनिया में मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी इनोसेंट होगा या कोई भी एजेंसी उसको उठाएगी, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्शन जरूर होगा। लेकिन इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप उस केस को लीड कर रहे थे सर, और मुझे किसी ने ये बोला कि यार सर ने तो किसी को, जो टीम थे, किसी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे या क्रूज पर पहुंच के मोबाइल फेंक दिए थे, इसमें कितना सही है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो इतना सीक्रेट ऑपरेशन था ये इतनी जल्दी मीडिया में कैसे आउट हो गया सर? पहली बात लकी, ये जो केस आपने जो मेंशन किया है, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि मैं मीडिया के सामने केस डिस्कस नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट अवमानना नहीं करना चाहूँगा, तो इसके लिए इस केस के बारे में मैं कह नहीं सकता। बोलना तो बहुत चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूँ और भगवान से सिर्फ डरता हूँ, तो बाकी का बोलना तो काफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बार ये केस यू नो इसका निवारण हो जाए तो डेफिनेटली आई विल कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट। रही बात दूसरी, जब भी हम केस करते हैं तो वो पब्लिक ग्लेयर में केस होता है,
कभी 1000 लोग होते हैं, कभी 2000 लोग होते हैं, कभी कोई रेव पार्टी होती है, कभी कोई फैक्ट्री होती है, कभी रोड पे हम करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि इस चीज़ को कैसा रोका जाए। अगर ठीक है, अगर कोई रूम में आपने केस कर लिया, एयरपोर्ट पे एक सैनिटाइज जगह पे आपने कर लिया, तब समझ में आता है कि ये लीक कैसी हुई। लेकिन जब आप एक पब्लिक ग्लेयर में जहाँ पर 20,000 लोग हैं, तो उसमें उस समय कौन क्या कर रहा है, आपका फोकस सिर्फ आरोपी पे होता है, आपका फोकस सिर्फ ड्रग्स पकड़ने पे होता है या कोई बैंड सब्सटेंस को पकड़ने पे होता है, और कानूनी कार्रवाई जैसे पंचनामा बन जाए, फॉरेंसिक हो जाए, उस पर ध्यान होता है। आपका ये ध्यान नहीं होता कि मैं मीडिया को कैसे रोकूं या ये आदमी को फोटो निकालने से कैसे रोकूं। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स बेसिकली। सर एक चीज़ और कि बहुत बारी देखा है आप या मेरे सीनियर्स भी बहुत बारी जिनके साथ मैंने भी अंडर में काम किया, कभी क्या होता है हम लोग, मैं बड़े लोग तो नहीं बोलूँगा सर, देखो बड़ा मेरे लिए वो है जो इस देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो दुनिया में, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है सर। क्या होता है पावरफुल लोग, क्या होता है जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है, कुछ एक चाहे करप्ट पॉलिटिशियन उनके अंडर में होते हैं, जब भी कोई ऑनेस्ट आदमी उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तभी क्या होता है इस देश के अंदर, मैंने बहुत चीज़ें देखा है सर, लोगों की पर्सनल चीज़ें निकल जाती हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता, उसके बारे में 10 चीज़ें मीडिया में आउट होना शुरू हो जाता है, और पोस्टिंग होना चीज़ें, तो कितना इतना प्रेशर आने के बाद भी एक कैसे अपने आप को खुद आप देखते हैं यार कि मैं इसी देश के लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी देश की जनता अगेंस्ट हो जाती है, वो जनता जिनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मीडिया के ऊपर। जनता ने तो बहुत प्रेम दिया है, जनता का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बहुत छोटा सा एक अधिकारी हूँ, सैलरीड ऑफिसर हूँ, पब्लिक का नौकर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन पब्लिक ने बहुत प्रेम दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा। कुछ तबका है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की नाम खराब करने की, फेक एलिगेशंस लगाने की, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इज़ दिस ऑल व्हाट यू हैव, ब्रिंग इट ऑन मोर। अभी तो वेट कर रहा हूँ, 10-15 ही ऐसे लोग आए हुए हैं, 1000 के लिए वेट कर रहा हूँ, जितनी हिम्मत है आ जाओ, यहीं खड़ा हूँ, यहीं बैठा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात ये भी है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह देखता नहीं हूँ। मैं एंटरटेनमेंट मेरा सिर्फ एक होता है, मैं काफ़ी दौड़ता हूँ बेसिकली, मैराथन वगैरह दौड़ता हूँ मैं, और दूसरा है कि हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। तो लाइफ में एंटरटेनमेंट भी कुछ होना चाहिए ना, तो इन जोकर्स को देख के एंटरटेनमेंट लगता है मुझे, इट्स अ फन। सर और मैं ये एक चीज़ और जो मेन चीज़ है सर, आज का एक जैसे यूथ है, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपने बहुत मतलब सबसे ज़्यादा आपने नशे को बहुत नज़दीक से देखा होगा, आज का जो यूथ है सर, वो पहली बार क्या होता है दुनिया के अंदर कि लाइफ में, मैं कह रहा हूँ जो आज सबसे ज़्यादा दुनिया में ड्रग करता है सर, उसने ज़िंदगी में पहली बार कहा होगा यार मुझे टेस्ट करना है उसका, वो टेस्ट कैसे उसकी आदत पड़ी, आदत कैसे मजबूरी बन गई उसकी। जो न्यू जनरेशन है सर, क्या इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे यार, इससे क्या नुकसान हो सकता है सर इस ड्रग को करने से? वेरी गुड क्वेश्चन लकी। ये ड्रग्स जो ट्रेंड चल रहा है अभी, एक तो हाई सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और एक स्लम पॉकेट्स में सबसे ज़्यादा चल रहा है। उनके भी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं। हाई सोसाइटी में जैसा कि कोकेन हो जाता है, LSD होता है, हाइड्रोपोनिक वीड होता है, मेथ होता है, दीज आर एक्सपेंसिव ड्रग्स। जो लो स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो बेचारे स्लम्स के बच्चे हैं, आइदर उनको थिनर की हैबिट हो जाती है जो NDPS में नहीं आता है, और दूसरी बात में कोडीन कफ सिरप जैसे होते हैं, जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप होते हैं, जो सस्ता अक्रॉस दी मेडिकल स्टोर अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे दवाइयाँ भी होती है जो NRX दवाइयाँ होती है, जो स्लीप, जिसको नींद की दवाइयाँ होती है जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ बच्चे अधीन हो जाते हैं जो स्लम के बच्चे होते हैं। एक तो सबसे पहले कि हाई एंड कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर ये नशा कैसे करते हैं, एक पीर प्रेशर होता है, एक ग्रुप होता है, कुछ इंडस्ट्रीज भी होती हैं, कुछ प्रोफेशंस भी होते हैं, जहाँ पर देर इज़ अ ग्रुप वेयर एक्सेप्टेंस के लिए, पीर प्रेशर के लिए हमें वो एक्सेप्टेंस करना है, उस ग्रुप में शामिल होना है, तो इसके लिए दे स्टार्ट हैविंग ड्रग्स। उसके बाद में फिर एज अ एडवेंचर लेने के बाद में उसके अधीन हो जाते हैं। काफ़ी ड्रग्स है जैसे कि LSD, ये सब जो रेव पार्टीज़ हैं, टेक्नो पार्टीज़ होती हैं, साइकेडेलिक म्यूजिक्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये सब ड्रग्स उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, और वो एक्सेप्टेंस के लिए देन आफ्टर दैट दे स्टार्ट हैविंग दैट, एंड उसके बाद में फिर वो एडिक्शन एक हो जाता है। तो उस चुंगल से निकलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी रिहैब सेंटर्स भी होते हैं। सेकेंडली, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कभी केसेस करने के दौरान ये भी समझ में आता है कि कुछ बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी हमें ये कहता है, अरे सर मैं तो नेचुरल ड्रग ले रहा हूँ, ये तो नेचुरल है, चरस गांजा नेचुरल है, मैं थोड़ी ना केमिकल ले रहा हूँ, वेयर इज दिस क्राइम। तो ये अवेयर भी नहीं है कि NDPS के छोटे अमाउंट भी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो वो भी क्राइम है आपके लिए। तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स ड्रग एडिक्शन के लिए। तो हमें भी नशा मुक्ति हम लोग भी करते हैं, अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि विल बी ट्राइंग टू टैकल दिस सिचुएशन वेरी एफिशिएंटली। सर अगर मैं आपसे पूछूं, समीर सर से पूछूं कि आपके सामने 2 लोग खड़े हैं सर,
ये ऑप्शन है आपके सामने कि एक मिलिटेंट वो है जिसने अपने हाथ में AK-47 M16 पकड़ के लोगों को गोलियां मारता है, एक आदमी वो है जो इस देश के बच्चों को ड्रग की आदत दिलाता है, और आपको सिर्फ ये बोला जाए कि आपको एक ही आदमी को शूट करना है, तो आपकी नज़र में आप किस आदमी को पहले शूट करोगे सर? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चों को या फिर अबला माता पिता जो घर में अगर उसको बर्बाद करता है तो और जनरेशन्स को एडिक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो मुझे वो ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो आपको नहीं लगता सर कि देखो बहुत सारे लोग NDPS केस के अंदर जाते हैं, अंदर वापस आ जाते हैं, कि मुझे ये लगता है कि आदमी के अंदर कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है सर। एक आदमी 302 से इसलिए डरता है कि उसको पता है यार मुझे तो लाइफ टाइम होगी या मुझे फांसी भी हो सकती है इन इस क्राइम में, लेकिन ड्रग के केस में कहता है यार मैं निकल ही जाऊँगा, साला क्या होगा, मुझे 10 साल की सज़ा हो जाएगी, मुझे बेल हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी जो इस देश को बिल्कुल अंधकार में ढकेल रहा है सर, हमारी पूरी आने वाली जनरेशन को ख़त्म कर रहा है, हमारे कानून इस ड्रग को लेके और मजबूत होना चाहिए, ऐसे लोगों में डर होना चाहिए कानून का सर? लकी देखिए, हमने डिटरेंस काफ़ी केसेस में डिटरेंस भी हुआ था NDPS केस में, कि कंजम्पशन भी क्राइम है, सेलिंग भी क्राइम है, पेडलिंग भी क्राइम है। लेकिन अगर आप NDPS एक्ट को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 32A में डेथ पेनल्टी है। हालांकि मर्डर के लिए 302 के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में मर्डर का डेथ पेनल्टी होती है, बाकी का नहीं तो लाइफ हो जाता है। लेकिन NDPS में डबल ऑफेंस, आपने डबल ऑफेंडर कमर्शियल क्वांटिटी सेक्शन 27A में अगर आपने डबल किया तो आपको स्ट्रेट डेथ पेनल्टी है। काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्ट है। मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक्ट में काफ़ी ग्रेडेशन है। बेसिकली अगर कमर्शियल क्वांटिटी किसके पास पाया जाता है तो उसके लिए सज़ा 20 साल की होती है, पेनल्टी 2 लाख। इंटरमीडिएट क्वांटिटी पकड़ा जाता है, सज़ा 10 साल, फाइन 1 लाख। स्मॉल क्वांटिटी के लिए अगर पकड़ा जाता है, सज़ा एक साल के लिए और जुर्माना 10,000 रुपये। एक्ट काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। अगर आपके पास 0.1 ग्राम LSD भी पाया गया कमर्शियल क्वांटिटी, 20 साल की सज़ा है कन्विक्शन पे। तो एक्ट काफ़ी अपने आप में काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, लेकिन जो ट्रायल जब चलता है तो काफ़ी टेक्निकल लूप होल्स लेके बेल हो जाती है इन चीज़ों में। और कोशिश करते कन्विक्शन रेट ज़्यादा बढ़ाने की, लेकिन अगर आप एक्ट कहेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्ट है। सर 2021 या 20 के अंदर आप जब NCB में हुआ करते थे, आपने एक दाऊद का नेटवर्क, अपना चिकू पठान, इसको किया। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इतने बड़े, मतलब आज लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कि दाऊद का नेटवर्क एशिया में बहुत पावरफुल नेटवर्क है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, अपने नेटवर्क को चला रहे हैं। आप डायरेक्ट एक उस आदमी के ऊपर हाथ डाल रहे हैं जिसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता, तो कितना मुश्किल होता है सर सब? लकी मैं इन जोकर्स लोगों का नाम लेकिन इनको फेमस नहीं करना चाहूँगा। दे आर जस्ट पेटी क्रिमिनल्स एंड जोकर्स, दे आर ऑफ नो बॉर्डर, सो आई डोंट वांट टू नेम देम एंड ग्लैमराइज देम। रही दूसरी बात है, ये तो रूटीन कोर्स होता है, इनको ये नाम के सिर्फ डॉन होते हैं, जब लेकिन रियल एक्शन होता है तो पता चलता है ये क्या है एक्चुअली। बट नंदलेस जब भी ये लॉ ऑफेंड करते तो इनको स्ट्रिंजेंटली इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वही मैंने किया है। कुछ जम्मू एंड कश्मीर से ये चरस बेसिकली सप्लाई करते थे, पंजाब के मार्ग से, गुजरात के मार्ग से, और एक धार्मिक स्थल में लाके बेचने की कोशिश कर रहे थे। वी कॉट होल्ड हिम एंड टुक एक्शन ऑन दिस गैंग। दूसरा भी एक जोकर का आपने जो नाम लिया, तो ये बेसिकली डोंगरी इलाके में मेफेड्रॉन की फैक्ट्री ये चला रहा था, अभी भी जेल में है वो, तो बच्चों को बेसिकली सप्लाई कर रहा था। तो वी टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन हिम, लाइंग देयर इन जेल। आई होप कि इसको भी स्ट्रॉन्ग एक कन्विक्शन हो 20 साल के लिए, इसको भी सबक मिले कि बच्चों को ड्रग्स देने से क्या होता है। सर बहुत सारे, देखो कई ऑफिसर्स ऐसे हैं बहुत सारे लाइफ के अंदर जो कहते हैं यार कि नहीं यार, ऐसे क्रिमिनल्स का क्यों टाइम ख़राब करें, इन्हें कोर्ट में ले जाके, भारत सरकार का खाना भी लगेगा, खाना भी देना पड़ेगा, ट्रायल भी चलेगा, सरकारी लॉयर भी लेंगे, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो क्यों ना यार एक शूट आउट करके इनको ख़त्म किया जाए? नहीं नहीं, ये सी हमारा संविधान भी है, रूल भी है। तो आई वुड नॉट लाइक, अगर कोई अधिकारी भी सुनते होंगे, कोई यंग ऑफिसर जो बनना चाहते होंगे, उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि काइंडली बी इन दी पेरिफेरी ऑफ द लॉ। लॉ अपने हाथ में ना ले, लॉ का पालन करे, तभी ये, अगर आपने कोई गुड फेथ में भी कोई एक्शन लिया जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो जाती, तो यही चीज़ आपको बचाएगी। और बाकी का जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है तो वो तो होता ही। अगर आप पे सपोज किसने अटैक किया तो बहुत सारी प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा, नेवर टेक लॉ इन योर हैंड, क्योंकि आप एक रक्षक हो और लॉ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। संविधान ने आपको ये ताकत दी है या फिर आपको एक सेवा करने का अवसर दिया, तो उसको रॉन्ग तरीके से न ले, मेरा ये कहना है। सर कई बार क्या होता है कि आपने भी बहुत अलग अलग एजेंसीज में काम किया, कभी लाइफ में ऐसा रहा कि यार सर मैं वो काम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सीनियर्स मेरे ऊपर उस काम को करने के लिए प्रेशर दे? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। लकी जो संविधान, जो लॉ कहता है, मैंने वही किया है।
उसके लिए भले किसको अच्छा लगे या किसको बुरा लगे, एंड मेरा मैक्सिमम क्या हो सकता है? पोस्टिंग सर। वही कह रहा हूँ मैं, सैलरी उतनी मिलनी है, जो अलाउंसेज है वही मिलने, मैक्सिमम क्या मेरी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आई एम रेडी। यानी भारतवर्ष में कहाँ पर भी आप मेरी ट्रांसफ़र करो। आईबी में जब तक आंध्र प्रदेश में पोस्टेड था, अभी फिलहाल चेन्नई में 3-3.5 साल से पोस्टेड हूँ, तो कहाँ भेजेंगे मुझे? श्रीलंका, मालदीव्स, क्या कहाँ और मैक्सिमम कहाँ भेज सकते हैं? तो व्हाट मैक्सिमम दे कैन डू, सो आई एम रेडी फॉर दैट। नहीं, क्योंकि सर मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे देश के नए लड़के जो भी यूपीएससी जॉइन करके समीर वानखेड़े सर जैसे बनना चाहते हैं, आपका पूरा पॉडकास्ट देखेंगे चीज़ें, तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि उनको लगता है कि यार समीर सर ने देखो इतना ईमानदारी से काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी इतना प्रेशर आने के बाद पोस्टिंग्स हो गई। अरे उससे ये कुछ- तो यस, अरे ये तो 2021 के बाद में मेरे सबसे लाइफ का जो छोटा केस हुआ है, 2021 में एक हुआ है। हम्म, तो ये तो मैं 2008 से सर्विस कर रहा हूँ, 13-14 साल लगे ये सब होने के लिए, मैं तो सरप्राइज था। ये तो मेरे करियर की 3-4 साल में ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए 14 साल लगे ऐसे लोगों को मेरे सामने आने के लिए, सरप्राइज है। इंजॉय दैट, बेसिकली इंजॉय दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आज आप सुबह में उठते हैं, सवेरे उठते हैं, आपका चेहरा देखते हैं आईने में और गर्व से देखते हैं आप, आंखें नीचे करके या शक्ल मुंडी नीचे करके नहीं देखते हैं, आंखें ऊपर करके और चिन अप करके आप आपका चेहरा देखते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई हैव डन माई ड्यूटी, भारत माँ की सेवा किया हूँ एंड आई हैव डन माई ड्यूटी, और भी करूँगा ऐसी ड्यूटी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि जब भी राष्ट्र सेवा करें, ड्यूटी करें, डंके की चोट पे करें, बिना किसी डर के। आई एंजॉय माई लाइफ। और जब भी ऐसा मौका लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूँ, आई एम रेडी फॉर रेसिग्नेशन। पढ़ा लिखा हूँ, अगर आज सर्विस ठीक है, 18 साल सर्विस की, राष्ट्र की सेवा किया हूँ, खून बहाया राष्ट्र के लिए, आई हैव डन माई ड्यूटी। अभी अगर सच में ही दूसरा प्रोफेशन करना है, लॉयर बन जाऊँगा। बाकी के भी जो यूपीएससी देते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं, सो इट डजंट बॉदर, इट डजंट मैटर। मैंने मेरा धर्म निभाया है, मैंने मेरे राष्ट्र की सेवा की, आई एम डन विद दैट। और बहुत सारे लोगों के सर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं भी वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपके उससे कि यार कि एक आदमी इतने महंगे कपड़े, इतने महंगी चीज़ें, गैजेट कैसे यूज़ करता है, तो शायद उन लोग सर आदमी अपनी सैलरी कहाँ यूज़ करेगा। तो बहुत सारे लोग वेरी हैं ट्रू। है ना। मुझे ये प्रश्न आपने पूछा, बहुत खुशी है। मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना या बोलना चाहता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी यूनिफॉर्म पहनता है या सिविल सर्विसेज करता है तो ज़रूर, अगर अच्छी लाइफ जी रहा है तो ज़रूर भ्रष्टाचार के पैसे से जी रहा है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट कि कोई एक आदमी अच्छे घर से भी सर्विस में आ सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा, मेरे पिताजी ज़रूर एक बहुत हम्बल परिवार से आते हैं, मेरी मदर एक रॉयल परिवार से आती है, मूर्थल से, हरियाणा से, तो वो एक पहले से समृद्ध परिवार से थी। मैं तो सर्विस कर रहा था मेरे राष्ट्र की सेवा करने के लिए, और शौक था मुझे करने का, और मेरी माता ने बोला था कि 10 साल तू सर्विस करना, राष्ट्र की सेवा करना, उसके लिए मैंने सर्विस ज्वाइन किया। तो ये लोगों को हमारे समाज में ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि कोई अच्छे परिवार से आके सर्विस करता है। इट डजंट हैपन लाइक दैट। आज मैं भले ही मैं कुछ भी अगर कोई अच्छा गैजेट पहन ले, इनफैक्ट जब केस कुछ 2021 में हुआ तो लोग कौन सी पैंट पहनता है, कौन सा शर्ट पहनता है, मिस्टेक हुई मेरी, नेक्स्ट टाइम और अच्छे पहनूंगा मैं। अभी मेरे से मिस्टेक हुई कि नॉर्मल पहन रहा था, अभी और डबल अच्छा पहनूंगा मैं। फिर बाद में ये भी प्रश्न उठा, अरे फॉरेन टूर किया सर्विस में रह के, अरे फॉरेन टूर किया कि छुप के या एक कोई चोरों की तरह नहीं गया हूँ, गवर्नमेंट की परमिशन लेके, और मेरे ख्याल से कुछ 8-9 फॉरेन टूर हुए रहेंगे मेरे। अगेन मिस्टेक हुई है मेरी, अभी नेक्स्ट टाइम 24 करूंगा मैं। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं मेरे माताजी के साथ में रहता था, 17 बार फॉरेन विजिट किया हूँ। तो इसका ये मतलब है कि कोई भ्रष्टाचार के पैसे से करता है? नहीं, अच्छे समाज से भी लोग आते हैं जिनको राष्ट्र प्रेम करना है और जो राष्ट्र प्रेम के भाव के प्रति सर्विस करते हैं। सो ये लोगों के माइंड में एक बहुत गलत चीज़ है कि सरकारी अधिकारी तो भ्रष्ट होगा, इसके लिए अच्छी गाड़ियों में घूमता, अच्छा कपड़े पहनता। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। मनी हर एक के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। सर आपने जितनी भी एजेंसीज में रहा, कभी आपको ऐसा लगा किसी को क्रिमिनल को पकड़ कर, देखो जब नाम मैंने क्रिमिनली ले लिया तो आपको लगा कि यार कोई इंसान मजबूरी से भी क्राइम में आया है, अपनी पूरी सर्विस में आपको लगा कि यार इंसान की रियल में क्राइम नहीं करना चाहता तो आ गया मजबूरी में, कभी ऐसा? देखिए लकी, बहुत सारे क्रिमिनल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कुछ तो एडवेंचर्स के लिए करते हैं, जो किक एक होता है, रॉन्ग किक एक होता है, जो हमारे इंडिया में कंसेप्ट है रॉन्ग, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है काइंड ऑफ थिंग, तो वो एक अलग किक होता है, तो उसके लिए भी होते हैं कुछ क्रिमिनल्स। कुछ क्रिमिनल्स रोजी रोटी के लिए भी करते हैं। कभी इन द ड्यूटी ऑल्सो आपको ऐसा लगता है कि जब आप कुछ एक केस कर देते हैं कि एक्शन करते हैं, तो आपको कभी कभी बुरा भी लगता है काफ़ी। आई रिमेंबर दैट एक केस हुआ था, नाम नहीं लेना चाहूँगा,
माहिम में एक ड्रग का एक कार्टेल बेसिकली ऑपरेट कर रहा था, मेफेड्रॉन का। तो उस दौरान आपने जब केस किया तो मेफेड्रॉन भी आपको कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद हुआ, केस हुआ, लेकिन एज अ इन्वेस्टिगेशन आपको फॉलोअप भी करना पड़ता है, आपको हाउस सर्च करना पड़ता है और बाकी के इन्वेस्टिगेशन भी करने पड़ते हैं। जब आप हाउस सर्च आपने किया तो उस दौरान मैंने देखा कि एक 9 महीने का बच्चा, उसको हैंडल कर रही है एक बच्ची जो 10th स्टैंडर्ड में है, लेडी आरोपी थी, उसके वो बच्चे थे, दोनों बच्चे, एक क्रेडल में जिसे पालना कहते हैं उसमें था और एक लेडी थी, तो बच्ची थी जो उसको संभाल रही थी और मदर बाहर बेचारी पैसे नहीं थे, पैसे हैंडल करने के लिए शी वॉज इनटू दिस ड्रग ट्रेड। तो कभी कभी आपको बहुत बुरा लगता है कि क्यों हो गया, लेकिन आपके हैंड्स टाइड होते हैं, आप आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, पर्सनल कुछ होता नहीं ऐसा, तो कभी कभी आपको बुरा भी लगता है कि व्हाई दिस थिंग्स हैपन, बट यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू ऑल दोस थिंग्स। आप ये तो पर्सनल लेवल पे कर सकते कि बच्चे को वो टाइम पे एक रिलीफ दे, बच्ची को एक टाइम पे रिलीफ दे, वो एनजीओ की थ्रू उन बच्चों को आप हेल्प करें इन अ नॉन ऑफिशियल मैनर। सो वो हम लोग करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। सर देखो, पहले की हम लोग मूवीज़ देखता था पहले की, उससे रियल गुंडे तो मैंने लाइफ में देखे नहीं। जो पुरानी 80s 90s की मूवीज़ थी तो उसमें क्या होता था, एक गुंडा अपने कुछ एक लोगों को बेचता था और बोलता था मोहल्ले के दुकान वालों से पैसा लेके आ जा। वो हर हफ्ते में या महीने में जाता था, पैसे लेके आता था। मैंने सिस्टम आज भी देखा सर, आज मैंने उन गुंडों को नहीं देखा, लेकिन कई गवर्नमेंट के, चाहे पुलिस फोर्स बोलो, XYZ कोई भी बोलो, तरीका चेंज हो गया। उस टाइम क्या होता था, वो लोग वसूली करते थे, आज ये लोग वसूली कर रहे हैं सर। तो आप इनको क्या कहोगे सर? इनको तो सरकार तनख्वाह भी दे रही है सर। देखिए लकी, अभी मैं हर एक ऐसा नहीं कहूँगा कि इट्स कम्प्लीटली ब्लैक, ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एक आदमी गंदा होता है। बिल्कुल। देखिए, एवरीवेयर देयर आर ब्लैक शिप्स, हर प्रोफेशन में, मैं सरकार में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो, इंडस्ट्री में, हर जगह यू फाइंड ब्लैक शिप्स। इट्स ह्यूमन नेचर राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो हर एक आदमी ऐसा नहीं, बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी है। मेरे प्रोफेशन में बहुत सारे अच्छे बॉसेस भी आए हुए हैं मेरे, जो काफ़ी अधिकारी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि हर एक ये करते हैं, बट जो कोई भी करता है, द लॉ इज देयर, स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन ऑन देम, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ज़रूर मैं ये कहना चाहूँ। नहीं, ऑनेस्ट के साथ तो सर देखो, पूरा देश, अगर ऑनेस्टी खत्म हो जाए तो देश चलता ही नहीं सर। इस देश में ईमानदारी है तभी देश चल रहा है सर, लेकिन उस ईमानदारी के बीच में कुछ एक ऐसे लोग भी हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन एंड करप्शन शुड हैव जीरो टॉलरेंस। बेसिकली मैंने ये देखा है, कुछ अधिकारी जो ये सब चीज़ों में लिप्त होते हैं तो दे मटेरियल लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पर करते हैं, लेकिन फाइनली आप आपका चेहरा कैसे देखोगे लास्ट में। ये पैसे तो ज़्यादा, और आजकल के टाइम पे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वी आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस। आप जो कुछ भी करते हैं वो सबको दिखता है बेसिकली, और आप पे भी अगर ईमानदार अधिकारी पे भी आरोप लगते हैं, कितने साल लगेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कोर्ट है। और एक चीज़ मैं काफ़ी गर्वित महसूस करता हूँ हमारे राष्ट्र में लकी, कि हमारे राष्ट्र का जो न्याय प्रणाली है अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा न्याय प्रणाली होने के कारण बचे हुए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ जुडिशरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की वजह से, कि इतनी इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट जुडिशरी हमारे राष्ट्र में है अभी, इस वजह से। सर जब भी हमारे देश में कोई बड़ा केस होता है, बड़ा मतलब कोई उस आदमी के ऊपर केस होता है जिसको इंडिया फॉलो करती है, लोग जानते हैं, तभी बहुत मतलब मैं देखता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट है बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लोगों को उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन माहौल तो हमेशा सेम ही चलता है सर। ऐसा तो नहीं है कि माहौल की एक एग्जांपल, सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गया तो एकदम से सब एक एक को उठाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि देखो सर, धूप आएगी तो एक जैसी आएगी सर, सर्दी आएगी एक जैसी आएगी, लेकिन उस टाइम सारी एजेंसियाँ एक्टिव होती हैं कि इसको उठा के लाओ, इसको उठा के लाओ, उसको। मतलब ऐसा क्यों सर कि आप किसी का मरने का वेट करोगे सर, फिर आप एकदम से स्ट्रांग होंगे? आप ये एक्शन हमेशा क्यों नहीं लेते सर? लकी देखिए, मैं दूसरे के बारे में तो कमेंट नहीं कर मैं सकता। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं देखो आप एक डिपार्ट, अगर मैं आप पब्लिक प्रेशर्स भी होता है, यू राइटली सेड, जैसा एक अपने केस का नाम लिया, पब्लिक प्रेशर्स भी होता है हर दिन, वही मीडिया ग्लेयर में होता है। और ये जो केस के बारे में आपने मेंशन किया, कोरोना के टाइम पे था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक थे, जितने भी लोग थे, सब घर में थे, सब जेम्स बॉन्ड बन चुके थे, सब थियरीज अलग अलग फ्लोट हो रही थी उस समय। तो देन बीइंग एजेंसीज, यू आर आंसरेबल आल्सो टू पीपल, तो हो सकता है शायद कि एक्टिव भी हो जाए, लेकिन मेरा ये नहीं मानना है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर यू ट्राई टू वर्क इन अ डिफरेंट मैनर। इट डजंट हैपन। जैसे मेरी टीम थी, हम लोग तो वी वर वर्किंग, जो रियल था वी वर्कड ऑन दैट।
लेकिन कुछ ज़रूर होता होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, कार्य का पद्धति हो, लेकिन वन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मेरा मानना है। लेकिन सर देखो, जब मतलब इस देश की बहुत सारी इनोसेंट पब्लिक है जो सिर्फ वही बोलती है जो उन्हें दिखाई देता है। आज भी ऐसा ही है सर, वो पब्लिक बुरी नहीं है, लेकिन उन शायद पब्लिक को बहुत चीज़ें ये नहीं पता कि इस देश में जो पैसे वाले लोग हैं इन्होंने बड़े बड़े फैन क्लब खोल रखे हैं सर। सही इनको लगता है कि देश इनके साथ है, इनको ये नहीं पता कि एक आदमी ने हजारों लाख रुपए फैन क्लब में लगा रखे हैं, पूरी टीम है उनके पीछे सही बात है। कि मैसेज। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि जनता उसके साथ है। सही बात है। मतलब किसी भी आदमी को अगर ले डाउन दिखाना हो तो उन लोगों के लिए सर कि इन चीज़ को क्यों नहीं खत्म किया जाता। आज हम साइबर भी हमारे पास है सर, क्यों ऐसे आदमी बड़े बड़े फैन क्लब खोल के बैठे हुए हैं देश के अंदर सर। देखिए, इसमें आईटी एक्ट के कुछ प्रावधान है, कुछ केसेस भी हुए हैं, लेकिन इट्स अ वेरी न्यू एक्ट बेसिकली आप देखेंगे। और ये ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं है, नई नई चीज़ें जैसी आईटी, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग इवॉल्व हो रहा है, उस प्रकार से कायदे कानून के प्रावधान भी अलग अलग इवॉल्व हो रहे हैं। मेरा ये खुद का मानना है कि इट्स हाई टाइम कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए और रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाए इन पे। मेरा भी ये मानना है। लेट्स सी। क्योंकि देखो सर, हर आदमी तो मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है सर। मतलब कोई लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग एवरेज होते हैं सर, जिनको डेली देखा जाए उनको 100 लोग गालियाँ दे रहे हैं, अलग अलग चीज़। उनको लगता है कि रियल में इतना बुरा आदमी हूँ मैं। उनको लगता है कि रियल में सच में मैं ऐसा हूँ क्या, जबकि उनको ये नहीं पता कि एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा है सर ये। वेरी ट्रू लकी, मैंने ये झेला है, मैंने भी खुद झेला है। एंड ये ज़्यादा जन जानते नहीं है, आप उजागर लोगों को कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने ये खुद चीज़ें देखा है। एक कुछ एक्शन आपके लेने पे कुछ समाज हो जाए, कुछ फैन क्लब्स हो जाए, कोई मर्यादा, सब मर्यादा का उल्लंघन करके औरतों को कहना, बच्चों के बारे में अपशब्द कहना, औरतों के बारे में अपशब्द कहना विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, ये मैंने देखा है। तो बट बहरहाल, जैसा आप हो, जैसा मैं हूँ, तो हम लोग ने इस चीज़ों को झेल लिया एक एंटरटेनमेंट की तरफ, और ये सब चीज़ें हमको और स्ट्रॉन्ग करती गई बेसिकली। लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग इसको पॉजिटिवली ना ले, प्रोबेबली डिप्रेशन में भी चले जाए। लेकिन दैट इज द सैड पार्ट बेसिकली, एंड डेफिनेटली आई आल्सो बिलीव विद यू एक्शन शुड बी टेकन ऑन सच काइंड। नहीं सर, आपको हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो आम जनता को क्या लगता है ना सर, आम जनता को लगता है कि यार इसको देश की हर जगह से देखो कितने लोग इसके अगेंस्ट हो गए, लेकिन उस आम जनता को ये नहीं पता भाई वो एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा है। जो लाखों किसी के बारे में बुराई करी जा रही है, उसको करप्ट दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक आदमी बैठकर कहीं से ऑपरेट कर रहा है, जिसके पीछे करोड़ों रुपए लगते हैं, क्योंकि इस देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि भाई ये आदमी इतना करप्ट है करके, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देश की जनता को भी प्रॉपरली नाप तोल करके वो न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, समझना पड़ेगा। हिटलर के ज़माने में एक गोबल्स हुआ करता था, जो प्रोपागेंडा मास्टर हुआ करता था उसका, तो उसने भी यही चीज़ों का इजाद किया कि झूठ इतने बार आप कंटिन्यूसली कहो कि लोगों को सच लगने लगेगी। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे समय ये होता भी है ऐसा। तो जनताओं को, दर्शकों को, लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। अगर आप पर्सनली अगर मैं मेरी बात कहूँ, तो मैं आजकल तो जो न्यूज़ होती है वो सिर्फ घटना, मौका वारदात या फिर क्राइम या घटना देखने के लिए देखता हूँ, एनालिसिस में जाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच ना भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके लिए न्यूज़ में इसके लिए देखता हूँ, जो फैक्ट्स होते हैं उसके लिए मैं न्यूज़ देखता हूँ। सर अगर मैं समीर सर से पूछूं कि दुनिया में दो ही थ्योरी चलती है सर। एक थ्योरी चलती है कि एक आदमी बोलता है कि दुनिया के अंदर मेरा एक गोल है और मुझे इस गोल तक कैसे भी पहुंचना है। एक थ्योरी अपने गांधी जी बोलते हैं यार दुनिया के अंदर तुम हमेशा अच्छी जगह चलते जाओ, जहाँ भी पहुंचोगे हमेशा एक अच्छी जगह पहुंचोगे। अगर मैं समीर सर से पूछूं कि इन दोनों थ्योरी में आपके लिए कौन सा है, कि मेरा गोल ये है या मैं जीवन में जहाँ पहुंचूंगा लास्ट में वो चीज़ अच्छी होगी? देखिए लकी, मेरा तो ऐसा कोई पर्सनल गोल है नहीं। मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा, महाकाल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छे हेल्थ अच्छी है, 2 हाथ 2 कंधे 2 पैर है, सही सलामत है, अच्छे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है। मेरा तो गोल यही है। पर्सनल अगर गोल चाहेंगे, मेरा ये है कि बच्चों की स्वास्थ्य है, मेरे फादर स्वस्थ है, मैं खुद एक स्वस्थ हूँ। तो ये मेरा गोल नंबर 1। नंबर 2 गोल ये है कि मैं मेरे राष्ट्र को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ, ड्रग फ्री देखना चाहता हूँ। तो ये मेरे 2 गोल हैं। और समीर सर, जैसे भी मैं आपसे मिला और मैंने बॉम्बे में बहुत चीज़ें देखी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक जो एक्टर्स जो पर्दे पर एक रील पर एक्टिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ किरदार वो कर रहे हैं एक अच्छे इंसान का किरदार,
जबकि एक्चुअल में सिर्फ एक एक्ट कर रहे हैं। जब वो यहाँ मूव कर रहे हैं तो 5-5 10-10 बॉडीगार्ड को लेके चल रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई थ्रेट होगा या कोई एंटी एलिमेंट्स या मिलिटेंट उनको ढूंढ रहे होंगे। और समीर सर को मैंने देखा कि यार बिल्कुल नहीं सर, नॉर्मली तरीके से कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, मुझे कुछ ड्रामा करने की हैबिट नहीं है। मैं भी एक ट्रेंड स्नाइपर शार्प शूटर हूँ, तो मैं सक्षम हूँ मेरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, कभी चेन्नई में रहता हूँ तो टेंशन होता है बच्चों का, लेकिन उनके भाग्य में है। तो ना ही मैं बेगर हूँ कोई सिक्योरिटी मांगने के लिए किससे, ना ही मैं इतना बेबस हूँ कि किसके ऊपर भरोसा रखूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए। मुझे कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग माई सेल्फ एंड माई फैमिली। और सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन, ये तो सब लोगों के क्वेश्चन थे जो लोगों ने मुझसे मेल में पूछे थे, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन मैं समीर सर से पूछता हूँ कि सर क्या ऐसा है कि आपने कभी किसी सीक्रेट सर्विस के लिए कवर का काम किया या उनके कवर आप बनकर रहे? क्या कभी ऐसा था कि आप मतलब एज अ, आप समझ रहे होंगे सर मैं किस बात पर बात कर रहा हूँ, कि आप किसी कवर के लिए काम कर रहे थे किसी में सर? लकी देखिए, कवर वगैरह की बातें अभी तो मैं कर नहीं सकता, सिटिंग ऑफिसर हूँ। जैसा मैंने मेरे करियर में ही इंटेलिजेंस एजेंसीज में ज़्यादा काम किया है, बहुत ऐसे मौके मिलते भी है, करना भी पड़ता है, दैट इज़ योर ड्यूटी, यू एंजॉय इट ऑल्सो, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि एक एंटी एलिमेंट्स नायक, जो भी नाम होगा सर, पूरा नाम भी क्या बोलूँ उनको, जबकि सेम आप एनसीबी के अंदर थे। और मैं ये मानता हूँ कि इस देश में, मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ यार देखो, क्राइम को ख़त्म करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है सर। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार हमारा मकसद है क्राइम को खत्म करना, लेकिन कुछ, अब मैं आता हूँ प्रोटोकॉल के ऊपर, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं सर कि यार कि मैं एनसीबी में हूँ तो ईडी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है एग्जांपल के लिए, कि अगर सपोज करो कि कोई ईडी का केस है, वहाँ भी समीर वानखेड़े सर एक्टिव हैं, तो मुझे ये मेरा पर्सनल है सर कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैंने जीवन में जो भी ड्यूटीज़ करी, कि नहीं यार ये काम उनका नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एजेंसी के कहने से, किसी के कहने से सर काम कर रहे हैं। वेरी ट्रू, ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बार होती है कि एक इनपुट पे बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज भी काम करती है, लेकिन इस दौरान मुझे ऐसा पर्सनली मेरा ये मानना है कि वन अपमैनशिप होता है कि नहीं ये मैं ही करूँगा, काइंड ऑफ थिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरी एजेंसीज का भी होता है तो यू शेयर द इंफॉर्मेशन, ये राष्ट्र के भले के लिए होता है, लोगों के भले के लिए होता है, और हमने बहुत किया है ये। वन अपमैनशिप में वन शुड नॉट गो बेसिकली। और बहुत सारे केसेस देखे समीर सर मैंने कि लाइफ में समीर सर ने जितना भी काम किया, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ कि समीर सर के साथ एनआई, आईबी या आरएनडब्ल्यू के कोई भी नाम साथ में जुड़ता है। या तो समीर सर का बहुत ही पावरफुल नेटवर्क है कि मुझे नहीं है ज़रूरत किसी अदर एजेंसीज़ की, मेरे खुद के सोर्सेज दुनिया के अंदर बहुत हैं, क्योंकि कोई भी केसेस में मुझे अदर एजेंसीज़ का कभी नाम नहीं मिला सर। हो सकता है हो, लेकिन मेरे नज़रों में नहीं आया। देखिए लकी, क्या होता है कि जब आप काम करते हैं सर, वेन एवर यू आर ऑन ड्यूटी, तो आपके पास भी आप यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। पब्लिक की भी आपसे ये मंशा होती है कि काम करें आप, और जब भी आप ईमानदारी से काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई एक इन्फॉर्मेंट आ गया, कोई आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ गया कि फलाना जगह पे इतनी इतनी आपको गोल्ड मिलेगा या ड्रग्स मिलेगा, रिकवरी होगी, तो आप सबसे पहले इन्फॉर्मर की सिक्योरिटी जोपडाइज ना करते हुए, सिक्योरिटी उसकी आइडेंटिटी, उसकी शिनाख्ती एक्सपोज न करते हुए, अगर आपने ईमानदारी से जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिली आपने वो परफॉर्म किया, वो आपने सीजर किया, आपने उसमें कोई घपला नहीं किया, 19-20 आपने नहीं किया, एज पर द लॉ, एज पर द एक्ट आपने परफॉर्म किया, तो 100% आपके पास में 100 और इन्फॉर्मर्स आएंगे। लोगों को ये पता चलेगा कि ये बंदा है, ये एजेंसी जो परफॉर्म करती है बिना कोई 19-20 करे, बिना कोई रॉन्ग डूइंग्स करके, तो आपके पास हज़ारों इन्फॉर्मर आएंगे, आप हज़ारों केसेस करेंगे, फिर आपको मेरे ख्याल से आपकी नेटवर्क हो जाती है, देन यू डोंट रिक्वायर बेसिकली कोई एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, आप अपने आप आपके सामने लोग आते हैं अपनी परेशानी लेके और इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास। तो मेरा ये मानना है कि जब भी इन्फॉर्मेशन आती है, गिव यू 100% टू इट, और ईमानदारी से, निष्ठा से आप वो काम कीजिए। समीर सर आपने बहुत पावरफुल एजेंसियों में काम किया, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने समीर सर को बहुत ऑफर देने की कोशिश करी होगी। होता ही है सर आजकल, तो मैं आप छोटा सा बोलूँ, बैंक के अंदर भी आप चले जाओ तो गार्ड को भी बोलते हैं एटीएम की लाइन में लगने दे तो मिल जाएंगे। तो क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है सर? मेरे लिए मैसेज, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका मोटिवेशन मनी है, पैसे कमाना, तो गवर्नमेंट सर्विस इज नॉट अ प्लेस टू डू दैट। आप बिजनेस कीजिए, बाहर जो आपको करना है कीजिए, गवर्नमेंट सर्विस आप, जैसा कि यू आर अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो अगर उसमें आपने ये धंधे करने स्टार्ट कर दिए, पैसे लेने स्टार्ट कर दिए, सो यू आर नॉट फिट फॉर ऑल दिस थिंग्स, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आप दूसरी जगह कीजिए, बिजनेस कीजिए जहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। सेकेंडली, मैं सिविल सर्वेंट जो यूपीएससी देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी यही अगेन मैं माध्यम से देना चाहूँगा
कि अगर आपको लाइफ में यहाँ पर लग्जरी या लीजर की लाइफ जीना है तो दिस इज़ नॉट द प्लेस टू कम। अगर आपको सीरियसली चैलेंजेस को फेस करना है, ईमानदारी से काम करना है, देन यू कम एंड यू फाइट इट आउट, यू विल एक्सेल एंड प्रॉस्पर इन दैट। तीसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एजेंसीज लाइक NCB हो जाए, NI हो, दीज आर नेशनल सिक्योरिटी की काफ़ी बड़ी एपेक्स एजेंसीज। सो इसमें अगर आपने कुछ यू ट्राई टू डू एनीथिंग हैंकी पैंकी, ये तो राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करने जैसा होगा। तो पीपल शुड थिंक अबाउट इट कि दीज आर सीरियस इश्यूज अबाउट इट। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो देखिए लकी, अगर आप एक कचरा साफ करेंगे, एक सूअर या फिर एक गटर साफ करेंगे, सीवर जो इंग्लिश में गटर को कहते हैं, अगर आप सीवेज साफ करेंगे तो आपके हाथ भी गंदे होते हैं, और गंद में काम करेंगे तो छींटे भी उड़ते हैं। तो ये चीज़ के लिए तैयार है कि आपके ऊपर भी 100 आरोप लगेंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारी एजेंसीज आएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन गलत किया नहीं है तो ना किसे डरूंगा ना कभी झुकूंगा, डंके की चोट पे अपना काम करूंगा, भले टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, यू हैव टू फेस इट। सो काम आपका ईमानदारी से कीजिए, जीत आपकी ही होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। सर जितने भी बड़े ड्रग कार्डर होते हैं इनकी बिलियंसों में कमाई है सर, बहुत ज़्यादा कमाई। और जब भी कभी इनका कोर्ट में केस जाता है, इस पावरफुल लॉयर आते हैं सर। मैं ये बताऊँ, मैंने ऐसे लॉयर देखे जो एक एक हेयरिंग के सर 20-20, 30-30 लाख रुपए लेते हैं सर। विद इन 5 मिनट के लिए हेयरिंग के लिए आते हैं और 20-20, 30-30 लाख की उनकी फीस होती है सर। इतने पावरफुल। तो ये जानते हुए भी कितना मुश्किल है सर उनके खिलाफ एविडेंस को पेश करना सर। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बेसिकली ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आई हैव सीन दैट कि कुछ जब इन्वेस्टिगेशन कुछ केसेस में व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ट्रैक में चलती है। उसके बाद में जब लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही ट्रैक पे जा रही है, कुछ बड़ा और उजागर होने वाला है, तो फिर जो आपके पेरिफेरी में आपके दुश्मन हो जाते हैं, जो सामाजिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो वो आपके खिलाफ आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मैंने तो इनफैक्ट ये भी देखा है कि आरोप आपके कार्यशैली पे नहीं लगते, कार्यशैली पे आपके आरोप नहीं लगते, आरोप आपकी कास्ट पे लगते हैं, आरोप आपके मृत मदर पे लगते हैं, आरोप आपके फादर पे लगते हैं, आरोप आपकी सिस्टर्स पे लगते हैं, व्यक्तिगत किस्म के आरोप लगना चालू हो जाते हैं। एक ऑफिसर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जाता है, अपने काम से भटकाने की कोशिश किया जाता है। डिफ़िकल्ट भी होता है कभी कभी मैनेज करने के लिए। तो ये दीज आर दी प्रेशर्स व्हाट द ऑफिसर्स ऑल्सो फेस। रही बात आपकी दूसरी कि बड़े बड़े लॉयर लेके आते हैं, देखिए वो तो रोक नहीं सकता, कोई भी किसको रोक नहीं सकता है, लेकिन जो कोई भी एविडेंसेस होता है, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल आपके सामने होता है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत कोर्ट में करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि केस में कोई हार्म हो सकता है, डिस्पाइट एनी बिग लॉयर्स कमिंग इन एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सर एक लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे समीर सर आपसे कि बहुत सारे लड़के अभी आपको सुनेंगे जो यूपीएससी देना चाह रहे हैं, बहुत सारे मेल भी आते हैं हमारे पास कि नहीं अटैम्प्ट कर पाते सर। ऐसा क्या है कि वो नहीं कर पाते सर? ऐसा क्या कमी रह जाती होगी किसी बच्चे में कि 1 बारी 2 बारी 3 बारी अटैम्प्ट नहीं कर पाता, जबकि वो मेहनत बराबर करता है। वो कहता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो कहता है मैं इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर भी नहीं निकल पाता। ऐसा क्या रीज़न होगा, अगर आप उनको मैसेज देना चाहोगे तो? लकी में यूपीएससी ने 4 अटेम्प्ट दिया है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट, SC/ST के लिए बेसिकली टिल द एज। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जितना एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए जो एक नॉर्मल इंटेलेक्ट रखता है, इंटेलिजेंस रखता है अपने माइंड में, 2 या 3 अटेम्प्ट बहुत हो जाते हैं उसके लिए। एक ही चीज़ बार बार पढ़ने के बाद में इट्स टू मच। आई फेल टू अंडरस्टैंड 7 अटेम्प्ट एक व्यक्ति देने के बावजूद भी सक्सेसफुल कैसे नहीं हो सकता। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। जितनी नॉर्मल बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे कि NCERT की बुक्स वगैरह नॉर्मल बुक्स होती है, काइंडली गो थ्रू दैट। आजकल तो यूपीएससी का बाजार लग चुका है, दिल्ली में बहुत सारी क्लासेस खुल चुकी है। डोंट फॉलो इट, कोई एक अच्छी क्लासेस लेके, टेस्ट सीरीज लेके, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग और नॉर्मल बेसिक बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई स्ट्रेस में रहो मत। ये जो यूपीएससी के बाजार जो चल रहे हैं उसके चक्कर में ना पड़े, फॉल्स एडवाइसेस में ना पड़े। जितना आपसे पढ़ाई होती है उतना कीजिए। और ये भी नहीं कहूँगा कि 18-20 घंटा करें, मैंने भी ये कभी भी नहीं किया। जैसा लकी मैंने आपसे कहा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, मैं कोई भी क्लासेस कभी भी नहीं किया हूँ। सिर्फ इंटरव्यू में दिल्ली की क्लासेस मैंने 15 दिन का कोर्स लिया है मैंने, और वो भी इंटरव्यू के पहले मैंने सिर्फ वो किया। नो क्लासेस, नो सेकेंड रिपीट, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने तो यही सोच लिया था मेरे लिए कि इट इज़ नाउ और नेवर। अगर हो जाएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करूँगा, सेकेंड एग्जाम कभी भी दूंगा नहीं।
तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस कीजिए और बेसिक चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। नहीं, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया और जितना भी हमने बात करी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता उसको सुनेगी। और मैं आपको दोबारा थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप अपना बहुत मतलब चेन्नई से इतना टाइम निकाल के आए। वो इसलिए सर क्योंकि मुझे लगातार मेल आ रहे थे, मैं कमेंट्स पढ़ूँ तो मुझे सारे मेरे मतलब जितने भी वीडियोज़ में डाल रहा था कि नहीं समीर सर का लो, समीर सर का लो। शायद मैंने बॉलीवुड के 1-2 का ले लिया तो मुझे गालियाँ और पड़ गई सर। ठीक है। हाँ, तो मतलब मैंने कहा यार मैंने कल भी बोला कि मैं और समीर सर आपने का ये शब्द जो इस्तेमाल किया लकी, वन थिंग लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बच्चे सुन रहे हैं इसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये, हमारे लाइफ में हीरो की पहचान क्या होती है लकी? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय हीरो? नायक का मतलब क्या होता है? अगर आप नॉर्मल में जैसे सैटरडे संडे नशा मुक्त का भी लेक्चर्स देता हूँ तो मैं बच्चों को ये पूछता हूँ हीरो का मतलब क्या है, नायक का मतलब क्या है? अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा कहता है कि कोई XYZ खान, दूसरा एक बच्चा कहता है कोई दूसरे हीरो का नाम लेता है, जो कलाकार होते हैं उनका नाम लेता है। तीसरे बच्चे को मैं एक पूछा तो उसने कहा पुष्पा। आई वॉज शॉक्ड, हीरो का मतलब क्या होता है? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हीरो का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज, हीरो का मतलब होता है तानाजी मालुसरे, हीरो का मतलब होता है बाजी प्रभु देशपांडे, हीरो का मतलब होता है BR अम्बेडकर। ये हीरो होते हैं। और कभी भी आप तकलीफ में होते हैं ना, ये नाचने गाने वालों के बारे में सोच के आपका भय नहीं जाता है। जब भी आप तकलीफ, धर्म संकट में होते या कभी भी कोई रियल तकलीफ में होते हो आप, तो इनके बारे में सोचिए। ये होते हैं रियल हीरोज़, ये होते हैं रियल नायक। तो बच्चों को नाचने गाने वालों से और रियल हीरोज़ के बीच में परिभाषाओं में फ़र्क समझ में आना चाहिए। तो माताओं पिताओं को और जो सुन रहे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि रियल हीरोज़ को जाने कौन है और उनकी लाइफ के बारे में जाने और उसको फॉलो करें। नहीं, बिल्कुल थैंक यू सर। हमारा मतलब मुझे जितना भी सुनते हैं मैं आपको बताऊं कि 90% वही है जो देश से प्यार करते हैं सर। बिल्कुल। आप जितना भी देखोगे 90% जिनको सिर्फ अपने देश से प्यार है सिर्फ वही फॉलो करते हैं सर, वही सुनते हैं। तो मैं दोबारा आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने कीमती समय निकाला। और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि यार जैसे भी हमने पॉडकास्ट लिया समीर सर के साथ, इसमें कोई भी एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, क्योंकि हम जीवन के अंदर कभी भी सच्चाई को एडिट कर ही नहीं सकते यार। हमने सर से जैसे बात करी है आपको वैसा ही दिखाया जाएगा। और बहुत जल्दी मैं दोबारा कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में कि समीर सर से फिर हम दोबारा मिलेंगे एक बारी। तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू लकी। जय हिंद, वंदे मातरम।